हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल शैली के कलाकार। ठीक है, तो उसको सबको बहुत ज़्यादा हाँ, तो क्या कह रहे थे कि इस टॉपिक में सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कैसे याद करें। ज़्यादातर लोगों का कमेंट आया मेरे पास कि मैसेज आया कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है ये, तो कैसे याद करें, कैसे क्या करें। तो कुछ भी नहीं करना है, हम जितना बता रहे हैं उतना करिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करना है। बंगाल शैली के आज हम कलाकार पढ़ेंगे। उसके पहले क्या करेंगे, हम बंगाल शैली पढ़ेंगे कि बंगाल शैली क्या है, कहाँ से इसका जन्म होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आपको कैसे पढ़ना है, मैं यहाँ पर जितना पढ़ाऊँगी उसको, उस वीडियो को जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, इस वीडियो को आपको कान में ईयरफोन लगाना है और बिल्कुल एकांत में आंखें बंद करके लेट जाना है। आंखें बंद करके लेट जाना है और केवल सुनना है, केवल सुनना है। और जहाँ डाउट लगे तुरंत स्क्रीन झाँक कर देख लीजिए कि अच्छा ये बात है। ठीक है, तो केवल जितना ज़्यादा इस वीडियो को सुनेंगे उतना ही जल्दी क्लियर होगा। तो अब पढ़ते हैं बंगाल शैली। तो इसका जो विकास हुआ है कब से माना जाता है, इसका विकास माना जाता है 1905 से लेकर 1920 के बीच में इसका विकास माना जाता है। ठीक है, और बंगाल शैली विकास कहाँ पर होता है, तो ये नाम से ही स्पष्ट है कहाँ पर इसका विकास बंगाल में होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है कि बंगाल चित्र शैली ने किसकी आधारशिला रखी थी। तो किसकी रखी थी, आधुनिक भारतीय चित्रकला की। किसकी रखी थी, आधुनिक भारतीय चित्रकला की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट आता है, ये हम जितना भी बोल रहे हैं ना पॉइंट, ये आपको बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है, क्योंकि हर एक चीज़ लिखी नहीं जा सकती है, केवल समझी जा सकती है, सुनकर माइंड में सेट की जा सकती है। तो हमने क्या बोला, बंगाल चित्र शैली है जो, उसने किसकी आधारशिला रखी थी, तो आधुनिक भारतीय चित्रकला की। मतलब जहाँ से बंगाल शैली स्टार्ट होती है यहीं से हमारा आधुनिक भारतीय चित्रकला का आगाज़ हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो बंगाल शैली से, हमने बता दिया। फिर बंगाल चित्रकला, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा कर पूछ रहा है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है, तो ये भी बंगाल शैली को जाता है। फिर भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल शैली का नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल स्कूल का जो नेतृत्व किया था किसने किया था, ये किया था अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आता है, बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन किसके सहयोग में स्टार्ट हुआ था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के टाइम, मतलब इन्हीं के सहयोग से बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन स्टार्ट हुआ था। फिर बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे, इन्हीं को माना जाता है, अवनींद्रनाथ टैगोर को। भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसको कहते हैं, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। पुनर्जागरण आंदोलन के कर्णधार कौन है, यही है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ ने एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी। किसकी की थी, तो सभी समझ जाएंगे किसकी की थी, बंगाल स्कूल की। ठीक है, बंगाल कला का स्कूल के अग्रणी कौन थे, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर थे। देख रहे हैं क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, आप केवल सुनते जाइए कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, कैसा बन सकता है। बंगाल कला शैली जो है, ये बंगाल कला शैली, ये किसमें, किस टेक्निक, मतलब इसका कैसे बनेगा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल शैली के जो बंगाल कला शैली जो है ये किस टेक्निक से जानी जाती है, मतलब इसमें कौन सी टेक्निक का यूज हुआ है, तो इसमें यूज हुआ है वॉश का। ठीक है, मतलब बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, तो ये वॉश का किया है। ठीक है, भारत में वॉश चित्रण पद्धति कहाँ से लाई गई थी, ये पद्धति लाई गई थी जापान से। कहाँ से लाई गई थी,
जापान से लाई गई थी और वॉस टेक्निक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक कहाँ की है? ये चीन जापान की है। बंगाल शैली के जनक कौन थे? अभी हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। और वॉस चित्रण पद्धति के जन्मदाता किसको माना जाता है? ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। नेक्स्ट आता है पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? तो इसमें क्या हुआ था कि पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरा मूल्यों को पुनः स्थापित कर दिया गया था। मतलब समझ रहे हैं कि पाश्चात्य प्रभावों को नकार कर भारतीय परंपरा मूल्यों को पुनः स्थापित कर दिया गया था। तो इसी को हमने कह दिया था पुनर्जागृति आंदोलन। ठीक है। फिर बात आती है अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल कौन थे? ठीक है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आ जाता है कि अर्नेस्ट बिन हैवेल कौन थे? तो सुनिएगा, ये कलकत्ता कला स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल कौन थे? ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट वे में। ठीक है। हैवेल कौन थे? तो ये थे कलकत्ता स्कूल कला के प्रिंसिपल। कहाँ के थे? कलकत्ता स्कूल कला के प्रिंसिपल थे। कौन थे? अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल। ठीक है, सुन तो रहे ही हैं आप लोग। फिर आता है दूसरा, कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हैवेल ने, यही ईवी हैवेल जो हैं, कला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में ईवी हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था? तो इन्होंने अपने विद्यार्थियों को कौन सी प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था? तो कौन सी प्रतिलिपि थी? ये मुगल प्रतिलिपि थी। ठीक है। तो हैवेल कौन थे? ये कलकत्ता के प्रिंसिपल थे और इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कौन सी प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, उत्साहित किया था? तो मुगल। ठीक है। इसमें जितने हम पॉइंट बोल रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। समझ रहे हैं? फिर दूसरा आता है आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। कौन? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। तो जो ये थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था कैंटिस कुमार स्वामी का? तो बता दीजिए आप लोग, थोड़ा बताइए, हम देखें आपके कमेंट। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी जो थे, इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। कैंटिस, ऐसे याद रखिए, कैंटिस लंका, कैंटिस लंका, कैंटिस लंका, कैंटिस लंका। मतलब जहाँ कैंटिस आ जाए तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए कि श्रीलंका। कैंटिस लंका, श्रीलंका, कैंटिस लंका, श्रीलंका। और लंका में ही क्या है? कोलंबो है। क्या है? कोलंबो है। कोलंबो में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये जन्म की बात हो रही है, जन्म हुआ था श्रीलंका में और मृत्यु कहाँ हो जाती है इनकी? ये हो जाती है अमेरिका में। कहाँ? यूएसए में हो जाती है, अमेरिका में। और अमेरिका में कहाँ हुई थी? मैसाचुसेट्स में, मैसाचुसेट्स। तो कैंटिस कुमार, कैंटिस लंका, कैंटिस लंका, कैंटिस लंका। और मृत्यु कहाँ होती है? अमेरिका। कैंटिस लंका मरे अमेरिका, कैंटिस लंका मरे अमेरिका, ऐसे याद करना है। ठीक है। कैंटिस लंका मरे अमेरिका। तो याद हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कलाकार, लेखक और रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से संबंध रखने वाले विलियम रोथेनस्टीन, ये जो विलियम रोथेनस्टीन थे, ये किसके मित्र थे? तो ये मित्र थे किसके? अवनींद्रनाथ टैगोर के। और अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? अभी हमने देख लिया है कि कौन थे। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो रोथेनस्टीन, एक तो ऐसे ऐसे नाम है कि लेने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो रोथेनस्टीन कौन थे? किसके दोस्त थे? ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के दोस्त थे। फिर आता है क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? बताइए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 27 अप्रैल को। कहाँ पर? 27 अप्रैल को 1907 में।
तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना, ये शॉर्ट में लिख दिया है, आर्ट की स्थापना कहाँ होती है? 27 अप्रैल 1907 में होती है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के जो प्रथम अध्यक्ष या फिर सभापति कौन थे? इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? कौन बने थे बताइए? किचनर, किच करते रहते थे, तो किचनर बने थे। ठीक है, तो देखिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब होती है? ये 1907 में होती है, जब बंगाल नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, कांग्रेस में जब पहली फूट पड़ी थी 1907 में, सूरत अधिवेशन, उसी टाइम पर 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना होती है। ऐसे रिलेट करके याद किया जाता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी याद कर लिया। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में होती है। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो किचनर बने थे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कितने सदस्य थे? तो इसमें कितने सदस्य थे? इसमें सदस्य थे 35। कितने थे? 35 सदस्य थे, जिसमें से 30 अंग्रेज थे और 30 अंग्रेज थे तो बचे कितने? 5। तो 5 हो गए अपने भारतीय। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए स्थापना हो रही है 1907 में, अगले ही साल 1908 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता के प्रांगण में, मतलब 1908 में कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी लगती है। तो पूछा जाएगा कि इसकी फर्स्ट जो प्रदर्शनी लगी थी कहाँ लगी थी? तो ये लगी थी कोलकाता में लगी थी। और कब लगी थी? हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये 1908 में लगी थी। ठीक है, 1908 में लगी थी। और स्थापना किसने की थी? किसने की थी यार, भूल गए, किचनर ने की थी। और कब की थी? 1907 में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी? किचनर ने की थी। और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 35 थे, जिसमें से 30 अंग्रेज थे, 5 भारतीय थे। और क्या था इसके बारे में? इसकी स्थापना 1907 में होती है, ये तो पढ़ ही लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आता है जो अभी हमने कैंटिस कुमार स्वामी देखा है, इनकी एक पुस्तक है। अच्छा हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स पे, अभी पढ़ाया है इनका जन्म कहाँ हुआ था? कैंटिस कुमार स्वामी। हम शॉर्ट वे में बता रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट लिख के बता रहे हैं, बाकी आप पूरा समझ लीजिए, सेंटेंस पूरा बोल रहे हैं। जो कैंटिस कुमार, ये गलत लिख गया, ये कैंटिस ऐसे होगा। तो कैंटिस कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कैंटिस लंका में जन्मे, मरे कहाँ? अमेरिका में। कैंटिस लंका में जन्मे, मरे अमेरिका। ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और कैंटिस कुमार स्वामी जो थे, ये इनकी जो एक बुक थी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी बुक है कला और स्वदेशी। क्या है इनकी बुक का नाम? कला और स्वदेशी है। बस इतना याद रखना है, कला एवं स्वदेशी किसकी है? कैंटिस कुमार स्वामी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है, भारतीय कला जगत में यूरोपीय कला शैलियों के प्रति रुचि उत्पन्न करने का कार्य किसने किया था? तो देखिए भारतीय कला जगत में यूरोपीय की बात आ रही है, यूरोपीय कला शैलियों के प्रति जो यूरोपीय जो कला थी उसके लिए भारत में जो रुचि उत्पन्न करने का काम किया था, किसने किया था? 18वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभ में किसने किया था? पेशेवर चित्रकारों ने। कौन से पेशेवर? ये थे ब्रिटिश लोगों ने। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था कि यूरोपीय जो चित्रकला है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़े, रुचि उत्पन्न करने के लिए इन्होंने क्या किया कि 18वीं 19वीं शताब्दी के टाइम पर इन्होंने यहाँ पर रुचि उत्पन्न करने की कोशिश की। ठीक है, अब देखिए आपने जब से बंगाल शैली पढ़ी है, अभी हम इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, तो आपने एक नाम बहुत सुना, अवनींद्रनाथ टैगोर। किसका नाम? अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम बहुत सुना। तो देखिए, तो इनको टैगोर बोलते हैं। तो
जो बंगाल शैली है इसी को हम दूसरे नाम से क्या जान जाते हैं, टैगोर शैली के नाम से जान जाते हैं। किसके नाम से जान जाते हैं, टैगोर शैली के नाम से इसी को जाना जाता है, या फिर ठाकुर शैली, या फिर ठाकुर शैली बोल देते हैं। समझ गए। फिर 19वीं शताब्दी में भारत में कला विद्यालय किसने बनवाया था? तो देखिए 19वीं शताब्दी में कौन था, 19वीं शताब्दी में कौन था बताइए? ब्रिटिश शासक थे जिन्होंने यूरोपीय कला थी उसमें भारत को रुचि जगाने की कोशिश की थी ना, तो बस उन्हीं ने भारत में कला विद्यालय बनाया था सबसे पहले। तो 19वीं शताब्दी में पूछा जाएगा, 19वीं शताब्दी में भारत में जो पहला कला विद्यालय बना था वो किसने बनाया था? तो कौन बनाएगा भाई? ब्रिटिश ही बनाएंगे। तो ब्रिटिश ने बनाया था, ब्रिटिश शासकों ने। अब पूछा जाता है कि ये बताइए जो वॉस पेंटिंग थी कहाँ से आई थी? अभी अभी जस्ट पढ़ा, जापान से आई थी। अब आता है हिसिदा कौन थी? हिसिदा जो थी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यहाँ हम जितना भी पॉइंट बोल रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए किसी भी पॉइंट को छोड़ने की गलती मत करिएगा और बहुत अच्छे से गहराई से समझिएगा। हिसिदा जो थी, ये हिसिदा कौन था? थी नहीं, था। हिसिदा था जापानी कलाकार था। ये कौन था? ये जापानी कलाकार था। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ तो राइटिंग का थोड़ा सा वो हो सकता है, बाकी आप समझ लीजिए, बोलते तो हम बराबर जा रहे हैं। अब आ जाता है ओकाकुरा जो था वो जापान से भारत कब आया था? ओकाकुरा जापान से भारत कब आया था? ये आया था 1902 में। हिसिदा कौन था? जापानी कलाकार था। और जापानी कलाकार जो एक ओकाकुरा था ये अपने भारत आया था 1902 में। समझ गए। ओकाकुरा की एक प्रसिद्ध बुक है, एक बुक है इसकी, कौन सी? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। क्या है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट है, इम्पॉर्टेंट बुक है। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किसकी है? किसकी है बताइए? ये ओकाकुरा की बुक है। तो भारत कब आया था? ये 1902 में आया था। इसकी बुक क्या है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट है। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है फिर, और इसके बारे में क्या बताएं? रूपम आ जाता है। रूपम नामक एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन कब होता है? तो रूपम जो पत्रिका है इसका प्रकाशन होता है 1919 में। ठीक है, 1919 में रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। और कहाँ से होता है? ये होता है कलकत्ता से। कहाँ से होता है? ये कलकत्ता से होता है। और किसने आरंभ किया था? आ जाता है कि रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 में होता है कलकत्ता से, लेकिन इसको आरंभ किसने किया था? तो अपने गांगुली साहब ने। किसने किया था? गांगुली साहब ने। आपको केवल गांगुली याद रखना है, बाकी जो नाम होगा वो आपको याद हो जाएगा, आगे समझ में आ जाएगा। तो उनका पूरा नाम जो था अर्धेंदु कुमार गांगुली था। अर्धेंदु कुमार गांगुली। आपको केवल गांगुली याद रखना है कि रूपम पत्रिका कहाँ से आती है? कलकत्ता से 1919 में। और किसने आरंभ किया था? तो ये रूपम गांगुली ने। रूपम गांगुली याद कर लीजिए, बस याद हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्वेश्चन बनता है बंगाल शैली का, राजेंद्र लाल मित्र। ध्यान से समझिएगा, राजेंद्र लाल मित्र और यतीन्द्र मोहन। कौन? यतीन्द्र मोहन। ये दो लोग थे। इन दोनों ने 1954 में कौन कौन? राजेंद्र लाल मित्र और दूसरे कौन है? यतीन्द्र मोहन। राजेंद्र लाल मित्र और यतीन्द्र मोहन, इन दोनों ने 1954 में किसकी स्थापना करी थी? तो उद्योग कला संस्थान। तो पूछा जाता है उद्योग कला संस्थान की स्थापना कब होती है? तो 1954 में होती है। उद्योग कला संस्थान की स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। और किसने की थी? राजेंद्र और यतीन्द्र, दोनों ने। राजेंद्र और यतीन्द्र ने मिलकर 1954 में उद्योग कला उद्यान की स्थापना की थी। उद्योग कला संस्थान की स्थापना किसने की थी? 1954 में राजेंद्र और यतीन्द्र ने मिलकर। अब यहाँ से हमारी जो बंगाल शैली के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे इधर के कलाकारों के बारे में। किसके बारे में? कलाकारों के बारे में। तो अब चलते हैं, क्या अब कौन आ जाता है अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले? अवनींद्रनाथ टैगोर। अब जानेंगे हम अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, वीडियो छोड़ने की गलती मत करिएगा,
क्योंकि जो वीडियो छोड़ेगा वो पछताएगा, इतना मैं दावे से कह सकती हूँ। अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है चलिए फिर से लिख देते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं। कमेंट में बताना शुरू कर दीजिए आप लोग, सभी लोग अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में जितना जो कुछ जानते हैं आप शुरू कर दीजिए बताना। हाँ तो अब हम चलते हैं इनके बारे में, तो अब इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कब हुआ था 1800 एक तो लिखते नहीं बनता स्क्रीन पर। 1871 में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु कब होती है 1951 में। तो 1871 में जन्म होता है, 1951 में मृत्यु हो जाती है। कैंटस कुमार का जन्म कहाँ होता है, फटाक से बताइए, फटाक से। हाँ लंका में होता है जन्म, और मरे कहाँ थे, अमेरिका में। लंका जन्मे अमेरिका मरे। अवनींद्रनाथ टैगोर कब जन्मे 1871 में, मृत्यु 1951 में। जब हमारा संविधान बना था 1950 में, उनके अगले ही साल इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे याद रखना है, मृत्यु कब हुई थी इनकी 1951 में हुई थी। तो बस इसके पहले का जन्म आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो 1871 में जन्मे थे, 51 में मृत्यु हो गई थी। अब इनका जन्म 1871 में तो हो गया था, लेकिन हुआ कहाँ पर था, तो जोरेंस्को में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये जोरेंस्को में हुआ था। और ये जोरेंस्को कहाँ पड़ता है, ये कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है, जोरेंस्को। देखिए बंगाल शैली में सबसे ज़्यादा जोर किसका चला है, अवनींद्रनाथ टैगोर का। तो इसी से याद रखना है कि जोरेंस्को कलकत्ता में जन्म किसका हुआ था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का हुआ था। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुरंत समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आता है दूसरा पॉइंट इनके बारे में कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, इनका विवाह किससे हुआ था। तो इनका विवाह हुआ था सुहासिनी देवी से। अब बताइए, जब इतने अच्छे हैं ये, इतना इनका नाम है, तो ये ऐसे वैसी लड़की से शादी थोड़ी ना करेंगे भाई। जो हमेशा हंसती होगी, जो सुंदर होगी, उसी से शादी करेंगे। तो सुंदर और हंसने वाली लड़की को मिलावा दिया जाए तो क्या बन जाता है, सुहासिनी देवी बन जाता है। तो ऐसे ही याद रखना है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म जोरेंस्को में होता है, क्योंकि इनका बहुत जोर चलता था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, सुहासिनी देवी था, क्योंकि वो सुंदर भी थी और हंसती भी थी। ये ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भैया ऐसा ही था इसीलिए। ठीक है, तो कलकत्ता कला तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनके बारे में कि कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य अस्थायी रूप से कौन थे। तो कौन थे, अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे, ये कलकत्ता जो कला का विद्यालय था, इधर के जो अस्थायी प्राचार्य थे। अस्थायी प्राचार्य, भारतीय प्राचार्य कौन थे, ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अभी हमने पीछे पढ़ा था, याद करिए, पीछे क्या पढ़ा था कलकत्ता के बारे में। फटाक से जल्दी से कमेंट पर छाप दीजिए। अच्छा नहीं छापेंगे, चलिए हम ही बता देते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो थी, इसका आयोजन कहाँ से हुआ था, कलकत्ता के प्रांगण से ही हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता के प्रांगण से हुआ था। एक दो बार वीडियो देखेंगे पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि हंसते हंसते याद होना है बस। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, हम सभी जानते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के जो कुछ ग्रंथ हैं उनको देख लेते हैं। तो इनके जो ग्रंथ हैं, कलर दूसरा ले लें, चलिए ठीक है। तो इनके जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ कौन कौन से हैं, शकुंतला है। शकुंतला को कौन लिखते हैं भाई, अवनींद्रनाथ टैगोर। कब लिखी, 1895 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, वो जन्म कब हुआ था बताइए कमेंट पर फटाक से जल्दी से। जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, हाँ जल्दी से कमेंट पर लिख दीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी पत्नी कौन थी।
और इनको किसका प्रवर्तक मानते हैं, ये सब फटाक से लिखिए जब तक हम ये सब निपटाते हैं। हाँ लिखिए लिखिए फटाक से। तो इनके जो ये ग्रंथ थे बहुत इम्पॉर्टेंट है, रटे होने चाहिए। अगर आप सो रहे हैं तो सोते में भी आपको ये याद होने चाहिए। वैसे मैं ऐसे याद करा रही हूँ हंसते हंसते कि शायद तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो ये जो चार थे, ये चारों इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ थे। तो देखिए क्या है पहला, शकुंतला। किसके बता रहे हैं, आपको पता भी है, अवनींद्रनाथ टैगोर को बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। शकुंतला किसका है ग्रंथ, ये 1895 में लिखा गया था। किसका है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है। फिर पूछा जाता है भारत शिल्प परिचय किसका है, तो ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर का है, 1909 में आया था। षडंग किसका है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इसको तो रटा होना चाहिए। षडंग किसका है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, 1914 में आया था। फिर है बंगलार व्रत, तो इससे तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो उन्हीं का हो सकता है। तो बंगलार व्रत किसने लिखा है, 1919 में लिखा है। सन भी याद करने हैं, क्योंकि अगर आर्ट है तो हर चीज़ में पूछी जाएगी। अगर सन है तो वो भी पूछी जाएगी, अगर रस छंद अलंकार भी आते हैं आर्ट में तो वो भी पूछी जाएगी। तो सन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भाई ये तो प्रवर्तक है पूरे बंगाल शैली के, तो इनके बारे में तो हर चीज़ याद होनी चाहिए। तो शकुंतला कब लिखी थी इन्होंने, 1895 में लिखी थी। भारत शिल्प परिचय 1909 में लिखा गया था। और षडंग किसकी है, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की, 1914 में। बंगलार व्रत कब लिखी गई, 1919 में। तो उम्मीद है याद हो गया होगा। शकुंतला, भारत शिल्प परिचय, षडंग, बंगलार व्रत। शकुंतला, भारत शिल्प परिचय, षडंग, बंगलार व्रत। तो ऐसे 4-5 बार पढ़ेंगे तो बस याद हो जाएगा, बस माला जैसा जपना है इनको। शकुंतला, भारत शिल्प परिचय, षडंग, बंगलार व्रत, याद हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पूछा जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य तथा बंगाल शैली में कार्य करने वाले अन्य कलाकार कौन थे। तो इनके शिष्य की जो सूची है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हम ए लिखे दे रहे हैं, मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर हैं ये, समझ लीजिए। ए का मतलब, अरे यार ये पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ तो ए का मतलब समझ लीजिए ये अवनींद्रनाथ टैगोर है, शॉर्ट वे में लिख दिया है। इनके जो शिष्य हैं उनको सुनिएगा अच्छे से। के वेंकटप्पा हैं, चुगताई हैं, रविशंकर रावल हैं, सुरेंद्र गांगुली हैं, शारदा उकील हैं, मुकुल चंद्र डे हैं, और कौन से, हाँ शैलेंद्र नाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, और असित कुमार हलदार हैं, नंदलाल बोस हैं, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार हैं। तो ये जितने भी हमने बताए हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके 3 से 4 बार सुन लीजिएगा, तो इनके शिष्य याद हो जाएंगे। अब मुझे ध्यान नहीं मैंने कैसे कैसे बता दिए, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। मैंने बताया मुकुल चंद्र डे बताया है, और सुरेंद्र गांगुली बताया है, और के वेंकटप्पा बताया है, और असित कुमार हलदार बताया है, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार बताया है, और AR चुगताई भी बताया था, और नंदलाल बोस बताया था। तो बस ये जितने भी हैं ना, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। अब देखिए इनके शिष्य जितनी सूची मैंने बताई है शिष्यों की, ये ही कितने ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके गुरु जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर हैं वो खुद इतने फेमस हैं, तो शिष्य और गुरु दोनों कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं याद करने के लिए कि इनके शिष्य कौन थे, इनके गुरु कौन थे। तो याद रखिएगा इनके जो शिष्य थे इतने थे, इनको आगे पीछे वीडियो करके थोड़ा सा सुन लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि भारतीय शिल्प षडंग षडंग के लेखक कौन है बताइए फटाक से जल्दी से। षडंग के लेखक कौन है अभी बताइए फटाक से, करिए कमेंट। तो षडंग के क्या हैं, नहीं बता रहे, चलिए ठीक है हम ही बता देते, रुक जाइए। षडंग याद करने की ट्रिक भी बता देते हैं। षडंग के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, ये तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। ये कब लिखी गई थी इसको याद करना बहुत आसान है। षडंग लिखेंगे तो ये 4 बन रहा है, तो बस इसी से याद कर ली। 1914 में लिखी गई थी क्या, षडंग, और ये किसकी है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, ग्रंथ हैं, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास टेक्निक की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्होंने ही वास टेक्निक जो है ये अपने यहाँ पर लाई थी। इनको जन्मदाता माना जाता है भारत में। तो इनको इसकी जो शिक्षा दी थी वो किसने दी थी? तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। तो कैसे याद करवाएं हम इसको? हिशिदा, अभी हमने हिशिदा के बारे में पढ़ा था। हिशिदा कौन था? जापानी कलाकार था। तो ये हिशिदा ने और योकोहामा तैकान ने, तूफान ने, ऐसे याद कर लीजिए, तूफान और हिशिदा ने, दोनों ने मिलकर वास की जो शिक्षा दी थी वो किसको दी थी? अवनींद्रनाथ टैगोर को दी थी। क्या नाम लिख दें इनका? चलिए ऊपर लिख देते हैं हम, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं तो देख लीजिएगा। तो कौन कौन थे? एक तो हिशिदा हो गया, दूसरा जो था वो था, क्या नाम बताया था? योकोहामा तैकान, योकोहामा तैकान। तो तूफान और हिशिदा ने मिलकर वास की तकनीक का जो शिक्षा दी थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर को दी थी। समझ गए होंगे? बार बार समझाने से तो बहुत फिर उलझन होने लगती है। तो चलिए अब आता है, अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने कलकत्ता आर्ट स्कूल के अस्थायी प्रिंसिपल कब बने थे? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अस्थायी अध्यक्ष थे। तो कब बने होंगे बताइए? जब स्टार्टिंग ही ये बंगाल शैली की कर रहे हैं 1905 में, तो 1905 में ही बने होंगे कलकत्ता आर्ट के, ठीक है। तो 1905 में बने थे। अब देखिए इनकी एक कृति है अवनींद्रनाथ टैगोर की एक कृति है। क्या है कृति? तो इनकी एक कृति है औरंगजेब का बुढ़ापा। क्या है? औरंगजेब का बुढ़ापा। ये जो औरंगजेब का बुढ़ापा है ये किसकी है? किसकी कृति है बताइए? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। अब औरंगजेब की वृद्धावस्था की जो चित्र हैं इसको सुरक्षित कहाँ रखा गया है? तो इनको रखा गया है रामपुर उत्तर प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने यूपी का क्वेश्चन है। तो यूपी का क्वेश्चन कोशिश किया करिए कि एक भी खाली न जाए, बिल्कुल रट जाए, ठीक है। तो हाँ, तो औरंगजेब की वृद्धावस्था का जो चित्र सुरक्षित किया गया है औरंगजेब का, उसको कहाँ रखा गया है? किसकी जेब में रखा गया है? तो अपने उत्तर प्रदेश के रामपुर की जेब में, रामचंद्र जी की जेब में इनकी जो औरंगजेब की वृद्धावस्था है उसको सुरक्षित किया गया है। याद करने की है, याद कर लीजिए। रामचंद्र जी की जेब में है, उसका वृद्धावस्था किसका? जेब से याद कर लीजिए। औरंगजेब की वृद्धावस्था किसकी जेब में है? रामपुर की, रामचंद्र जी की। तो बस याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है कमल पत्र पर अश्रुपात। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट। एक दूसरा आता है कमल पत्र पर अश्रुपात। ये किसकी है? ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। और इसको कैसे बनाया गया है? कागज पर बनाया गया है। देखिए कमल पत्र है, इससे याद समझ में आ जाएगा कि कागज पर बनाया है। कमल पत्र पर अश्रुपात किस पर बनाया गया है? तो ये कागज पर पानी के जो कलर होते हैं उनसे बनाया गया है। कागज पर पानी के कलर से बनाया गया है। और इसका संग्रह कहाँ किया गया है? तो अब ये बंगाल के थे तो वहीं पास ही में रखेंगे भाई, कलकत्ता में रखा है इनका संग्रहालय, ठीक है। इसको संग्रहालय में रखा गया है। तो औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी जेब में है? रामपुर की जेब में है। और क्या है? कमल पत्र पर अश्रुपात, ये किसका है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का है। और इसको संग्रहित कहाँ किया गया है? कोलकाता में। तो समझ गए होंगे। फिर आता है अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कला गुरु कौन थे? अब देखिए जो सबके गुरु हैं, इनके गुरु, जो गुरु के भी मतलब जो सबके गुरु हैं, इनके गुरु का पता करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी लोग समझते हैं जो सभी के गुरु हैं उनके गुरु कौन हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के जो आरंभिक कला गुरु थे ये थे इटालियन कलाकार गिलहार्डी। तो गिलहरी किसके? मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, केवल याद कराने की वजह से हम आपको बता रहे हैं। बाकी कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, केवल याद कराना मेरा उद्देश्य है। तो आप याद करिए, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जो आप मन पर लेकर बैठे। तो हम केवल याद कराने के लिए इनका नाम बिगाड़ रहे हैं या फिर जैसा भी कर रहे हैं,
अगर आपको याद करने में अच्छा लगे तो ठीक है, अगर आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, आप चैनल छोड़कर जा सकते हैं। तो देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर के जो गुरु हैं इटालियन है, ये कहाँ के हैं, ये इटली के हैं। कहाँ के? इटली के हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि मैम ऐसे मत बोलिए, तो कोई बात नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है, आपको याद करने में और अच्छे से आसानी हो रही है तो कोई बात नहीं। तो देखिए गिलहरी किसके गुरु के नाम का है? कौन? अरे यार सेंटेंस ही बिगड़ गया। तो गिलहरी किनके गुरु हैं? तो अवनींद्र, जो सबके गुरु हैं, उनके गुरु कौन है? गिलहरी हैं, गिलहार्डी हैं। तो याद हो गया होगा। तो चलिए अब देख, और ये गिलहरी कहाँ से आती है? इटली से आती है भाई, इटली खाने आती है। नेक्स्ट है बुद्ध और सुजाता। क्या है? बुद्ध और सुजाता। इम्पोर्टेंट है। बुद्ध और सुजाता और बुद्ध जन्म, ये दो कृतियाँ किसकी हैं? ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की हैं। ठीक है, ये हम ए लिख देते हैं, आप समझ तो रहे हैं ना कि ये अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। ठीक है, तो बुद्ध और सुजाता और बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता और बुद्ध जन्म ये किसकी है? ये अवनींद्रनाथ टैगोर की हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे आता है भारत माता। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है भाई। भारत माता जो चित्र है ये किसकी, इसके चित्रकार कौन है? तो कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। और इसको कब बनाया था? 1905 में बनाया था। किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, इसमें और ये किस टेक्निक में बनी है? ये बनी है जापानी वॉश पेंटिंग में, जापानी वॉश में। ठीक है, मतलब जो जापान से आई थी वॉश, उसमें बनाई गई है। और क्या है? हाँ, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें भारत माता में 4 हाथ दिखाए गए हैं। तो चारों हाथों में कुछ ना कुछ दिखाया गया है। तो पहले में बुक दिखाई गई है, दूसरे में गेहूँ दिखाया गया है, तीसरे में कपड़ा दिखाया गया है और चौथे में माला दिखाया गया है। तो चारों हाथों में कुछ ना कुछ दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें एक स्त्री को दिखाया गया है। तो समझ गए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि सांध्यदीप। क्या? सांध्यदीप किसकी कृति है? तो ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। और गणेश जननी, गणेश जननी भी इनकी एक कृति है। क्या है? गणेश जननी। गणेश जननी भी किसकी कृति है? ये भी इन्हीं की कृति है। ठीक है, जो गणेश जननी है इसको पता है? सही है। जो गणेश जननी है इसको कागज़ पर बनाया गया है पानी के रंगों से। जैसे भारत माता को बनाया गया था, भारत माता को तो वॉश पेंटिंग से बनाया गया था, वॉश कलर से। पानी के रंग में किसको बनाया गया था? अभी हमने बताया था कमल पत्र पर अश्रुपात, जैसे उसको पानी में बनाया गया था वैसे ही गणेश जननी को बनाया गया था। ये किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। सांध्यदीप किसकी है? सांध्यदीप ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है इधर से, हम पीछे बताना भूल गए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने चित्र बनाया था भारत माता का। तो ये जो भारत माता का चित्र बनाया था ये 1905 में ही बनाया था। और 1905 में क्या चल रहा था? बंगाल विभाजन चल रहा था। उसी को देखते हुए इन्होंने ये चित्र बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रांतिकारियों में नए जोश का संचार किस चित्र ने किया था? तो ये इसी चित्र ने किया था, भारत माता ने। और भारत माता किसने बनाया था? ये बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कब? 1905 में। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे इनका प्रसिद्ध चित्र है नटीर पूजा नटीविद एक तारा। क्या है? नटीर पूजा नटीविद एक तारा। तो ये जो है
नटीर पूजा नटीविद एक तारा, ये कहाँ पर रखा गया है? ये किसका चित्र है? सबसे पहले तो ये किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। इसको रखा कहाँ गया है? तो कहाँ रखेंगे ये? इसको रखा गया है नई दिल्ली में। इसको रखा गया है नई दिल्ली में। जबकि हमने पीछे पढ़ा था कमल पत्र पर अश्रुपात, जो कि कागज पर जर रंग से बनाई गई है, ये कहाँ रखी थी? ये कोलकाता में रखी थी। लेकिन नटीर पूजा नटीविद एक तारा, ये किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। एक तारा से याद कर लीजिए, एक ही तारा। कौन है एक तारा? केवल अवनींद्रनाथ टैगोर ही दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक तारा कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका जो ये नटीर पूजा नटीविद एक तारा है, ये कहाँ रखी गई है? नई दिल्ली में रखी गई है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन प्रयास किया गया है कि बहुत अच्छे से याद हो जाए। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। देखते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक प्रमुख चित्र श्रृंखला है, कौन है? तो अरेबियन नाइट्स इम्पॉर्टेंट है। अरेबियन नाइट्स, ये जो चित्र श्रृंखला है, ये किसने बनाई है? तो ये, अरे क्या हो रहा है भाई, अब तो पेन भी बोल रहा है कि नहीं पढ़ाओ। क्या करें, नहीं पढ़ाना है क्या? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की जो चित्र श्रृंखला है क्या है? अरेबियन नाइट्स है, ठीक है। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है आवाज़? चलिए ठीक है। तो अरेबियन नाइट्स जो श्रृंखला है वो किसकी है? अरेबियन नाइट्स किसकी है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वॉस चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर के जो धरातल के रूप थे वो क्या बताते थे? तो ये जो इंग्लैंड का बना कार्टेज पेपर था, देखिए जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे ना, इन्होंने जो वॉस के चित्रांकन किए थे, जैसे वॉस में बनाया था, भारत माता चित्र ही बना लिया था उन्होंने वॉस पेंटिंग में। तो उसमें पूछा जाता है कि उसका धरातल, जैसे हमने ये कोई पेंटिंग बनाई, जैसे हमने इसमें ये कमल का फूल बनाया, जैसे, ठीक है, जैसे हमने ये कमल का फूल बनाया और यहाँ पर ये ऐसे करके फूल पत्तियाँ ये सब बनाई, ये सब पूरा हमने मान लीजिए चित्र बना लिया, ठीक है। अब जो इसके पीछे का धरातल बनता है, अब ये जो पीछे का धरातल बनता है, इसमें इन्होंने वॉस पेंटिंग में क्या यूज किया है, ये पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है धरातल समझ गए होंगे क्या होता है। तो इस धरातल में उन्होंने कौन सा पेपर यूज किया है? इस धरातल में उन्होंने इंग्लैंड का बना पेपर, कहाँ का बना पेपर? इसमें उन्होंने इंग्लैंड का बना पेपर यूज किया है, जिसका नाम है कार्ट्रिज पेपर। क्या? कार्ट्रिज पेपर का यूज़ किया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके माध्यम से उजागर किया था? तो देखिए जो समाज में बुराइयां थीं उनको मुखौटों के माध्यम से, किसके माध्यम से? मुखौटों के माध्यम से अवनींद्रनाथ टैगोर ने सामाजिक बुराइयों को उजागर किया था। तो मुखौटों के माध्यम से, तो मुखौटों के माध्यम से अवनींद्रनाथ टैगोर ने समाज की बुराइयों को उजागर किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सॉरी रविंद्र नहीं, अवनींद्र, बार बार मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा है आज। फिर है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई काटुम कुटुम। क्या है? काटुम कुटुम। तो काटुम कुटुम किसने बनाई है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। और किस में बनाई है? कास्ट में, मतलब लकड़ी में बनाई है। देखिए कितने होशियार थे, इन्होंने लकड़ी में भी कलाकृति बनाई है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने काटुम कुटुम बनाई है, किस में बनाई है? कास्ट में बनी है, कास्ट में बनी है। और इसमें क्या दिखाया गया है? उल्लू को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया था भाई? उल्लू को। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई काटुम कुटुम की काष्ठ निर्मित कृति उल्लू कैसी है ये? तो देखिए लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 6 सेंटीमीटर है। ये भी याद करना है, 10 फिर 7 फिर 6, 10 7 6,
काटुम कुटुम किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। किस में बनाई गई है? ये लकड़ी में उल्लू को दिखाया गया है और इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो 10 7 6 के उसमें है। और इसको संग्रहित कहाँ किया गया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको कहाँ से संग्रहित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में संग्रहित किया गया है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर की जो काटुम कुटुम अभी कास्ट की हमने पढ़ी है, इसमें देखिए इसको केवल सुन लीजिए आप, लिखने में टाइम फालतू नहीं। तो देखिए इसको सुन लीजिए केवल। जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने काटुम कुटुम की अभी हमने पढ़ी काष्ठ मूर्तियाँ बनाई थी, उल्लू की भी बनाई थी और भी कई बनाई थी, जैसे पक्षी के साथ आत्मचित्र, तूफान में पक्षी, पात्र, ये सब कहाँ सुरक्षित की गई हैं। तो काटुम कुटुम की आपको कुल मिलाकर ये याद रखना है कि अगर इससे संबंधित कोई भी काष्ठ मूर्तियाँ पूछी जाता है तो इसको सुरक्षित किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा है पेरिस में 1914 में, 1914 की बात है ये। पेरिस में 1914 में पेरिस में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, द्वारा आयोजित एक बड़ी प्रदर्शनी में अवनींद्रनाथ के किन दो जल रंग चित्रों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो कौन कौन थे? मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध, पहला था मंदिर के शिखर पे एक गिद्ध, मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध, और दूसरा जो था वो था यात्रा का अंत। तो पहला था मंदिर के शिखर पर गिद्ध, दूसरा था यात्रा का अंत। तो ये जो दो पेंटिंग थी, कैसी थी? ये जल रंग से बनी थी। किससे बनी थी? जल रंग से बनी थी। इनको बहुत सराहा गया था, बहुत आकर्षित किया था। कहाँ पर? देखो 1914 में, सुनिएगा, पेरिस में 8 फरवरी 1914 ईस्वी को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा आयोजित एक बड़ी प्रदर्शनी में अवनींद्रनाथ, किसने? अवनींद्रनाथ के दो जल रंग चित्रों ने लोगों का ध्यान खास रूप से आकर्षित किया। वो चित्र कौन कौन से थे? तो मंदिर के शिखर पर एक गिद्ध और दूसरा है यात्रा का अंत। मतलब गिद्ध और यात्रा ने इतना ज़्यादा इनका मन आकर्षित किया कि भैया पूछो ही मत। किसने? एक गिद्ध ने कर लिया मन आकर्षित और दूसरा यात्रा ने कर लिया, ऐसे याद किया जाता है, ठीक है। तो गिद्ध ने और यात्रा ने इतना मन आकर्षित कर लिया पेरिस वालों का कि इनको मतलब प्रसिद्धि ही मिल गई। और कब मिली थी? 1914 में। देखिए ये 4 बना है, ये पेरिस बना है, तो पेरिस में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सन 1921 से 1929 क्या है? 1921 से 1929 ईस्वी के मध्य में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के, कलकत्ता शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझते जाइएगा। 1921 से 1929 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी बागेश्वरी, कौन थी? रानी लिखा है, ये माँ जैसा लग रहा है, ठीक है, रानी बागेश्वरी, समझ लीजिएगा। रानी बागेश्वरी पीठ के अध्यापक क्या थे? अध्यापक पद पर रहते हुए व्याख्यान दिया था। और वह कहाँ पर, मतलब वो किस नाम से संग्रहित है? तो इसका जो संग्रहण किया गया है किस नाम से? बागेश्वरी शिल्प, क्या? बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के नाम से इसको संग्रहित किया गया है। तो याद हो जाएगा। और कहाँ पर? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है। और देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 1921 से 1919 ईस्वी के मध्य में अवनींद्रनाथ टैगोर ने
कलकत्ता विश्वविद्यालय के रानी बागेश्वरी रानी बागेश्वरी पीठ के अध्यापक पद पर रहते हुए जो व्याख्यान दिया था इन्होंने, अध्यापक पद पर रहते हुए, उसको किस नाम से संग्रहित किया गया है? तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अवनींद्रनाथ टैगोर की एक आत्मकथा है, किसी को पता हो तो कमेंट पर बताइए, नहीं तो हम तो हैं ही फिर बताने को, तो बताइए। ठीक है, हम बता देते हैं। इनकी आत्मकथा है, क्या है? जोड़ा साकोर, अरे यार ये लिख क्यों नहीं रहा है ढंग से? ठीक है, जोड़ा साकोर धारे। जोड़ा साकोर धारे, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है अवनींद्र कुमार टैगोर की। ठीक है, ये किसकी है? अवनींद्र कुमार टैगोर की है। तो देखिए क्या है, जोड़ा साकोर धारे, मतलब अवनींद्र कुमार जो थे वो इतने ज़ोरों शोरों से थे, जोरांशकों में इनका क्योंकि जन्म हुआ था, इतने ज़ोर शोर से थे, तो भैया ये कोई एक चीज़ थोड़ी ना लिखेंगे, जोड़ा में लिखेंगे और वो साकार भी होगी, जोड़ा में लिखेंगे और वो साकार भी होगी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की खुद की जो आत्मकथा है उन्होंने क्या है? तो जोड़ा साकोर धारे, जोड़ा साकोर धारे इनकी किसकी है? ये अवनींद्रनाथ टैगोर की है। फिर नेक्स्ट आता है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की एक पुस्तक के लिए 32 रेखा चित्र बनाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, आर लिखे दे रहे हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक के लिए कितने चित्र बनाए थे? 32। कैसे चित्र थे वो? रेखा चित्र थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर के लिए इन्होंने 32 रेखा चित्र बनाए थे। तो वो पुस्तक का नाम पूछा है कि किस पुस्तक के लिए इन्होंने 32 रेखा चित्र बनाए थे। तो क्या पुस्तक का नाम है? चित्रांगदा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है जिसमें 32 रेखा चित्र बनाए हैं, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक है? तो ये चित्रांगदा पुस्तक है। पूछ लिया जाएगा चित्रांगदा पुस्तक किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। और इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए हैं? 32। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी एक, कौन है? इनकी प्रिय शिष्या थी अवनींद्रनाथ टैगोर की, कौन थी? तो ये थी रानी चंदा। नाम कितना अच्छा है, रानी चंदा। आप लोगों को भी अच्छा लगा कि केवल मुझे ही अच्छा लग रहा है? बताइए। अवनींद्रनाथ कुमार बोल रहे थे क्या हम अभी तक? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की जो शिष्या थी एक, कौन थी? रानी चंदा थी। दिमाग में रखे रहिएगा। अवनींद्रनाथ के शिष्य कला के प्रसार हेतु कहाँ कहाँ जाते थे? तो देखिए, ये जो अपने अवनींद्रनाथ के जो शिष्य थे वो कला के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ पे जाते थे? केवल सुन लीजिए। शांति निकेतन में नंदलाल बोस गए थे। लिखते जाएं क्या? ठीक है, शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो शांति निकेतन में कौन गए थे? शांति निकेतन में गए थे नंदलाल बोस। ठीक है, और लखनऊ में कौन गए थे? लखनऊ में गए थे असित कुमार हलदार गए थे लखनऊ में। ठीक है, और मैसूर में थे कटप्पा, मतलब वेंकटप्पा। ये भी वेंकटप्पा है ना, ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर के ही शिष्य थे। और मद्रास में कौन जाएगा भाई? बताइए। मद्रास में थोड़ा सा गैस करिए। मद्रास में जाएंगे देवी प्रसाद राय चौधरी। तो चौधरी साहब कहाँ गए थे? ये गए थे मद्रास में मदिरा पीने। चौधरी साहब मद्रास गए थे मदिरा पीने। और जयपुर में कौन था? तो जयपुर में गए थे शैलेंद्रनाथ डे। जिसके अपने अपने डे होते हैं उसकी हमेशा जय जयकार होती है। तो ऐसे ही याद करना है कि जयपुर में कौन जाएगा किसकी जय जयकार होगी? जिसके डे अच्छे होंगे, मतलब दिन अच्छे होंगे। तो शैलेंद्रनाथ डे कहाँ गए थे? जयपुर में गए थे। दूसरा आता है लाहौर। लाहौर में कौन जाएगा? समरेंद्रनाथ गुप्त। कौन? समरेंद्रनाथ गुप्त जाएंगे। तो शांति निकेतन में कौन गया?
शांति निकेतन में कौन गया? नंदलाल बोस। लखनऊ में कौन गए? हलदार गए। मैसूर में कौन गए? वेंकटप्पा ही जाएंगे, कटप्पा गया मैसूर में। और मद्रास में मदरपी ने कौन गए? चौधरी गए। और जय जयकार किसकी होती है? शैलेंद्र नाथ डे, जयपुर। लाहौर में समनेंद्र गए थे। ठीक है, याद हो गया होगा उम्मीद है। और ये सब कौन हैं? ये जितने भी हैं ना, ये जितने भी हमने नाम ले डाले, ये ऐसे ही नहीं ले डाले, पागल नहीं हो गए हम। ये सब अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य हैं जो कि यहाँ पर इन स्थानों पर प्रचार करने गए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी? भारत की प्रथम महिला, फर्स्ट वुमेन चित्रकार कौन थी? बताइए। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वुमेन का नाम आता है जहाँ पर, तो वहाँ पर अपने भारत की आन बान शान की बात होती है। तो सुनैनी वी लिख गया, ये तो सुनैनी लिख रहे थे हम, सुनैवी लिख गया। चलिए, सुनैनी देवी था। तो भारत की जो पहली वुमेन आर्टिस्ट है वो कौन है? सुनैनी, जिसके आँखें सुंदर सी होंगी, वो ही पहली वही महिला होगी जो अच्छी आर्टिस्ट होगी। तो पहली महिला चित्रकार कौन थी? तो सुनैनी देवी थी। ठीक है, सुनैनी देवी कौन थी? ये जो थी अवनींद्र नाथ टैगोर की सिस्टर थी। कौन थी? अवनींद्र नाथ टैगोर की सिस्टर थी सुनैनी। और वाइफ कौन थी? सुहासिनी। कितना कॉम्बिनेशन है ना। इनकी पत्नी जो थी वो हंसने वाली थी, सुंदर हंसी थी उनकी, और जो बहन थी इनकी, उनके सुंदर नयन थे। ऐसे याद कर लीजिए। तो सुनैनी कौन है? इनकी बहन का नाम है। सुहासिनी कौन है? इनकी पत्नी का नाम है। फिर नेक्स्ट आता है, एक बांग्ला साहित्य है। कौन सा? एक बांग्ला साहित्य है, उसका नाम है राज कहानी। बांग्ला साहित्य है एक, और उसका नाम क्या है? राज कहानी नाम है इसका। और ये किसने लिखा है? ये लिखा है अवनींद्र नाथ टैगोर ने। बस इतना ही याद रखना है कि बांग्ला साहित्य किसने लिखा है? वो बांग्ला साहित्य का नाम क्या है? राज कहानी। ये किसने लिखा है? तो ये अवनींद्र नाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, बच्चों के लिए एक अबन ठाकुर नामक पुस्तक लिखी गई थी। अबन ठाकुर, क्या? अबन ठाकुर एक पुस्तक का नाम है। और ये किसके लिए लिखी गई थी? ये बच्चों के लिए लिखी गई थी। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने लिखी थी। तो अवनींद्र नाथ टैगोर ने बच्चों के लिए एक अबन ठाकुर पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है कैलाश की कल्पना। कैलाश की कल्पना जो है ये किसने लिखी है? एक अवनींद्र नाथ टैगोर की पुस्तक, प्रसिद्ध चित्र है कैलाश की कल्पना। क्या है? कैलाश की कल्पना एक चित्र है। किसकी है ये? ये है अवनींद्र नाथ टैगोर की है। और इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है ये किस पर बनी है? तो ये वास, किस पर? वास प्लस टेम्परा। वास प्लस टेम्परा पर ये बनी है। किसकी है? अवनींद्र नाथ टैगोर की है, कैलाश की कल्पना। फिर आता है द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी। समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन फिर भी लिख दिया है, बोल भी रहे हैं। तो द इंट्रोडक्शन टू इंडियन एनाटॉमी ये किसकी पुस्तक, ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये है अवनींद्र नाथ ठाकुर की पुस्तक है। किसकी है? अवनींद्र नाथ ठाकुर की पुस्तक है। फिर इनकी एक और, इनका एक चित्र आ जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था यात्रा का अंत, जो कि पेरिस में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। किसकी थी ये? अवनींद्र नाथ टैगोर की। और ये कब मतलब 1914 में गए थे ना। ये पेरिस कब गए थे? ये पेरिस में गए थे 1914 में। और यहीं पर इनको बहुत ज़्यादा आकर्षण मिला था यात्रा का अंत को। तो इसका जो संग्रहण पूछा है ये कहाँ है? तो इसका संग्रहण पूछा जाता है कहाँ रखा गया है? तो ये न्यू
अरे नई दिल्ली में रखा गया है और किसने बनाया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट चलते हैं तो 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ के महाप्राण, रविंद्रनाथ के महाप्राण एक चित्र हैं, रविंद्रनाथ के महाप्राण। तो देखिए ये एक चित्र है 1941 में, देखिए समझिएगा बहुत अच्छे से। सन 1941 ईस्वी में रविंद्रनाथ के महाप्रयाण शीर्षक चित्र को बनाने के बाद किसने अपने ब्रश, जिसको हम तुलिका, देखिए तुलिका को क्या कहते हैं? ब्रश कहते हैं, को त्याग दिया था। मतलब रविंद्रनाथ के महाप्राण शीर्षक चित्र को बनाने के बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना त्याग दिया था कुल मिलाकर। मतलब 1941 में क्या बनाया था? महाप्रयाण, महाप्रयाण बनाया था 1941 में, ठीक है। 1941 में महाप्राण बनाया और किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने कहा कि महाप्रयाण बना लिया है, महाप्रयाण बना लिया है, ये महाप्राण लिख दिया हमने, महाप्रयाण है, महाप्रयाण है, ठीक है। महाप्रयाण बनाने, ये बड़ा की मात्रा हटा लीजिए। महाप्रयाण बनाने के बाद इन्होंने क्या किया? अपनी जो इनकी ब्रश थी, तुलिका कहते हैं जिसे, इसको त्याग दिया था। मतलब कुल मिलाकर यहाँ से इन्होंने चित्र बनाना खत्म कर दिया। अब पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए 1941 में इन्होंने चित्र बनाना बंद कर दिया। अब उसके जस्ट 10 साल बाद 1951 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म कब होता है इनका? जन्म होता है 1871 में और इनकी मृत्यु कब होती है? 1951 में इनकी मृत्यु होती है और जन्म कब होता है? 1871 में। अब इनके प्रमुख चित्र जो हैं, लास्ट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनके चित्र अभी तक हमने कितने पढ़े? भारत माता पढ़ा है, कब बना था? 1905 में। दूसरा पढ़ा हमने गणेश जननी, किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग तो फिर बहुत अच्छी है हमारी खुद से क्या तारीफ करें। तो बुद्ध जन्म किसने लिखा है? ये भी, ये लिखा नहीं सॉरी, चित्रित किसने किया है? तो ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की। और बुद्ध और सुजाता हमने देखा, ये सब देख चुके हैं हम पीछे, बस रिवीजन है, करवा रहे हैं एक बार थोड़ा सा चित्रों का। बुद्ध और सुजाता, कोहरा व संध्या, संध्यादीप भी हमने देखा अभी, कोहरा व संध्या। और कौन सा था? और कौन सा था? दिवाली सॉरी, क्या है? दिवाली किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। कोहरा व संध्या किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। फिर आता है जीवन संध्या, क्या है? जीवन संध्या किसकी है? ये भी, मतलब कुल मिलाकर संध्या नाम से जो भी आएगा वो आपको करना है। तो जीवन संध्या किसकी है? ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। और तिष्य रक्षिता, क्या? तिष्य रक्षिता, ये नहीं बताई है शायद, तो इसको लिख लीजिए। तिष्य रक्षिका जो है, ये भी तिष्य रक्षिता, ये किसकी है? तो ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की है। लगभग सारी हमने पढ़ ली। हाँ, शाहजहाँ की मृत्यु, या फिर शाहजहाँ की मृत्यु भी इनकी है। शाहजहाँ की मृत्यु और औरंगजेब का बुढ़ापा, शाहजहाँ की मृत्यु और औरंगजेब का बुढ़ापा, ये भी इन्हीं की है। तो बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और अच्छे से लिख, अभी तो हमने लिखा है बस। अरे ये भारत माता किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर। गणेश जननी अवनींद्रनाथ टैगोर। बुद्ध जन्म अवनींद्रनाथ टैगोर। बुद्ध और सुजाता, शाहजहाँ की मृत्यु, जीवन संध्या, कोहरा व संध्या गीत, दिवाली, तिष्य रक्षिता, ये सब किसकी हैं? तो ये सब किसकी हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर की हैं। यहाँ से हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर से जितने भी क्वेश्चन, अब समझिए कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस अवनींद्रनाथ टैगोर से बनने थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन मेरे समझ से यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे अकॉर्डिंग है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी जितनी भी, जो भी इनकी प्रसिद्धि रही है
बहुत अच्छे से कवर किया है। और आज हम केवल अवनींद्रनाथ टैगोर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, इसलिए आज हमने बंगाल शैली पढ़ी, फिर उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर पढ़ा। अब हम कल इसको देखेंगे। इसके बाद जो आते हैं जैसे नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, ये थोड़े मतलब छोटे छोटे टॉपिक है इसकी तुलना में। अवनींद्रनाथ टैगोर थोड़ा ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाता है। इसके बाद हम नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागृति आंदोलन क्या था? हमने पूछा था पुनर्जागृति आंदोलन क्या था, बताना है पुनर्जागृति आंदोलन क्या था। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल शैली का विकास कब हुआ था? बंगाल शैली का विकास कब हुआ था? ये सब कमेंट बॉक्स पर छापना है। ठीक है, बंगाल शैली विकास। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहाँ से पूछें, क्या पूछें, दिमाग में ही नहीं आ रहा। हाँ, जो वॉस पेंटिंग है, वॉस टेक्निक है, वो किस देश से ली गई है और इसके जन्मदाता कौन है? और अवनींद्रनाथ टैगोर को वॉस पेंटिंग किसने सिखाई थी? चौथा क्वेश्चन है, औरंगजेब का बुढ़ापा ये किसकी कृति है? उम्मीद है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि सारे इसी क्लास से हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, इनकी बहन और पत्नी का क्या नाम था? बहन और पत्नी का क्या नाम था? और बहन जो थी वो कौन थी? बहन की प्रसिद्धि क्या थी, ये बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स पर छापकर बताने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।